हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, वेव ऑप्टिक्स जो तरंग प्रकाशिकी वाला पार्ट है उसमें हम ये एक टॉपिक और ले रहे हैं। तो ये जो तरंग प्रकाशिकी वाला पार्ट है, इसके अंदर हाइगेन ने कुछ बातों को समझाने का प्रयास किया था, जिसमें मेनली प्रकाश की ये 4-5 घटनाएं हैं: परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो इस हाइगेन ने एक और जो फिनोमिना है लाइट की, जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, उसको भी इजीली समझाया, उसको भी इजीली उसकी इंटरप्रिटेशन की, अच्छे से उसको एक्सप्लेनेशन किया। तो आज हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल, यानी हाइगेन के सिद्धांत द्वारा हम किसकी व्याख्या करेंगे? परावर्तन की व्याख्या। तो परावर्तन का नियम आप जानते हो दोस्तों, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, हो सकता है 6th 7th में भी, 8th क्लास में भी मैंने देखा था, उसमें भी है, 10th क्लास में भी है, और आपके फिर से 12th क्लास में भी आ गया। तो प्रीवियस जो आपके चैप्टर है उसमें भी ये है, हाइगेन का जो सिद्धांत के द्वारा परावर्तन है, उस परावर्तन का नियम आप जानते हो, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, जानते हो। यानी परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? ये आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। इट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यह परावर्तन का नियम है, जानते हो ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा जो टारगेट है दोस्तों वो यही है कि हम एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर प्रूव करेंगे। ठीक है, आप पढ़ते थे और अब हम प्रूव करते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी ये जो थ्योरेटिकल बातें हमने लिख ली हैं, बाकी आगे लिखते चलेंगे और डायग्राम हम साथ साथ क्लियर करेंगे। तो इस डायग्राम में हम जानते हैं, कभी भी परावर्तन की प्रोसेस करनी होती है तो हम क्या काम में लेते हैं? दर्पण। और यदि हमको अपवर्तन की प्रोसेस करनी होती है तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं? लेंस। तो इसके लिए हमने ये एक सिंपल सा दर्पण ले लिया है, यानी रिफ्लेक्टर सरफेस ले ली है। और दर्पण को आप शो करने के लिए जानते हो, मिरर को प्लेन मिरर ले लिया है। इसके पीछे की तरफ ये जो जिगजैग जो क्रॉस सी लाइनें हैं, ये एक तरह से आपके क्या दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई इस पर हम ये जो पॉलिश की हुई है ना। तो M1 M2 हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले ली है और इसके ऊपर दोस्तों यूँ इस तरह से दो रे इंसिडेंट करते हैं, यूँ। ठीक है, ये वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा जो है प्लेन सही नहीं आता है, ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा इजीली बन जाता है। तो हमने इस तरह से ये दो क्या ले ली? इंसिडेंट रे ले लेते हैं, 1 and 2। कभी भी रे हो दोस्तों तो उस पर ध्यान रखें, आप एरो जरूर दर्शाएं। तो ये एरो ही बताएगी कि वो इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टिंग रे है। ठीक है, साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, इजीली याद होता जाएगा, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद में क्या होगा, जब इस दर्पण के ऊपर ये किरणें आपतित होंगी, इंसिडेंट होंगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन और यूँ इस तरह से आगे की ओर चली जाती हैं। क्यों? ये हमने यूँ ले लिया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए दोस्तों A है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम आगे ले लेंगे। तो ये कह रहा है, एज शोन इन फिगर ए प्लेन वेव फ्रंट। कभी भी हम जो किरणें समांतर आती हैं तो उसके लिए हम जो वेव फ्रंट है, आप जानते हो, तरंगाग्र, वो कैसा लेंगे? समतल। तो हमने ये एक समतल तरंगाग्र ले लिया, कुछ इस तरह से। 2-3 कलर के पेन होते तो थोड़ा सा और अच्छा बन जाता। ठीक है, यूँ इस तरह से हमने ये एक वेव फ्रंट ले लेते हैं ए बी, जो कि इसके परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो एंगल दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो एज शोन इन फिगर वेव फ्रंट AB इज इंसिडेंट अपॉन द सम रिफ्लेक्टिंग सरफेस M1 M2, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह, उसके ऊपर गिर रही है। 1 and 2 आर द इंसिडेंट रे, 1 and 2 आर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर फ्रॉम वेव फ्रंट AB, यानी ये जो रेज हैं A और B, ये परपेंडिकुलर होती हैं इसके, जो ये AB वेव फ्रंट है इसके
परपेंडिकुलर होती है। तरंगाग्र सदैव ही तरंगों के लंबवत होता है। जो आपको बातें बताई जा रही हैं उस पर ध्यान दें, गौर करें, ठीक है, लंबवत होता है। क्लियर। फिर ये लिख रखा है परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट ए बी एंड फ्रॉम वेव फ्रंट ए बी अकॉर्डिंग टू द हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन के जो सिद्धांत है इसके द्वारा ईच पॉइंट सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट ए बी एक्ट्स ऑन द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी ये जो पॉइंट्स हैं जो इस तरंगाग्र के ऊपर है, ये द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है। ये द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में होते हैं। इससे यहाँ कोई तरंग इस पॉइंट पर के ऊपर पहुंच रही है, यानी m1 m2 जो सरफेस है इसके ऊपर पहुंच रही है, कितने समय में, t समय पर पहुंच रही है। और ये जो प्रकाश का वेग है वो आपके c है, क्योंकि परावर्तन की प्रोसेस में कभी भी प्रकाश की जो चाल है या प्रकाश का वेग है, जनरली हम चाल ले लेते हैं क्योंकि वेग में तो दिशा समान रहती है तो चाल बदलती रहती है। तो इसमें c जो प्रकाश की चाल है उससे B से इस पर यहाँ हम A' पॉइंट ले लेंगे नेक्स्ट अभी, और इस M1 M2 सरफेस के ऊपर ये रे T समय पर इंसिडेंट होती है। यही हम आगे लिख रखा है। सपोज सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट्स, यानी सेकेंडरी ये तो हो गई, इधर कोई आपके पास प्राथमिक स्रोत है, उस स्रोत से तरंगिकाएं सारी की सारी उत्सर्जित हो रही हैं। ये हमने एक द्वितीयक स्रोत ले लिया और इस द्वितीयक स्रोत से जो आगे तरंगें गुजरेंगी उसको हम कह देते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। और वेवलेंथ्स एमिट फ्रॉम द बी पॉइंट विद सरफेस m1 m2 आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, ठीक है। तो इसको आप लिखिए। हाँ तो दोस्तों ये अभी आपने इंग्लिश में लिखा था, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने साथ साथ नोट डाउन कर लिया हुआ है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कि हाइगन के ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार हम परावर्तन की व्याख्या कर रहे हैं। तो चित्रानुसार 1 और 2 ये हमने नंबर ले लिए हैं, ये आपतित किरणें हैं। और ये जो परावर्तक सतह है, कौन सी परावर्तक सतह है, m1 m2, इस पर आपतित हो रही हैं। और तरंगाग्र जो AB है, ये जो दिखाई दे रहा है, इन तरंगों के कहाँ पाया जाता है, ये लंबवत होता है। और हाइगन के सिद्धांत के अनुसार ये जो तरंगाग्र बना है AB वाला, तो वहाँ यानी पहले जो स्रोत है वहाँ से तरंगे आई हैं और AB जो है वो भी अपने आप में एक स्रोत बन जाता है। AB जो है, जो आपके तरंगाग्र है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी बिंदु हैं, वो सारे के सारे द्वितीयक स्रोत के रूप में व्यवहार करते हैं। उनकी और उनसे जो तरंगें उत्सर्जित होंगी वो क्या कहलाएंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएंगी। क्या कहलाती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं, ठीक है। तो हाइगन सिद्धांत अनुसार AB तरंगाग्र पर स्थित बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं की तरह व्यवहार करती है। और माना कि B पॉइंट से और ये जो सरफेस है इस पर किसी t समय के ऊपर m1 m2 पर यह m1 m2 सरफेस पर पहुंच जाती है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखें। तो दोस्तों इसमें मेनली जो ये आपका जो टॉपिक है ये डायग्राम पर ही डिपेंड है। यदि आपको डायग्राम अच्छा सा आता है, आपने थ्योरी यदि इसने अच्छी नहीं लिखी है, डायग्राम अच्छे से लिख दिया, तो थ्योरी को कम तवज्जो देते हैं यदि डायग्राम किसी टॉपिक में होता है तो, ठीक है। फिर मैथमेटिकल है वो एक अलग बात है। तो इसलिए डायग्राम अच्छे से बनाएं समझते हुए। हाँ तो दोस्तों अब हुआ क्या कि ये वाला पॉइंट मान लीजिए क्या है A', और ये जो किरणें इससे टकरा के इस तरफ गई, ये कौन सी किरणें हो जाएंगी, परावर्तित किरणें। कौन सी हो जाएंगी, रिफ्लेक्टेड रेज। और ये रिफ्लेक्टेड रे किसकी सहायता से आगे बढ़ रही हैं, इसके लिए हम फिर से ये क्या ले लेंगे, तरंगाग्र, और वो परावर्तित किरणों के लिए तरंगाग्र हो गया, जिसको हम क्या कह देते हैं, A' B' कह देंगे, जिसको हम क्या कह देंगे, A' B'। अब हम बात कर रहे थे बिंदु B से A' पहुंचने पर कितना समय लगा, T समय लगता है। तो ये आप जानते हो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा, हालांकि ये लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ही आप लिख सकते हो क्योंकि अंडरस्टूड है। आप 11th में ये चीज़ें या प्रीवियस जो क्लासेज है उसमें क्लियर कर चुके हैं। मैं आपको केवल ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। तो दूरी कौन सी हो गई, ये वाली। तो जो डिस्टेंस है या पाथ है
या पथ है वो है बी ए डैश। कौन सा है? बी ए डैश। तो बी ए डैश क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? c और समय कितना है? t। समय कितना है? t। तो बी ए डैश कितना हो गया? c इंटू टी। c इंटू टी ये हो जाता है। हाँ तो दोस्तों अब आगे हम क्या करेंगे, ये देखिए परावर्तित किरणें हैं कौन कौन सी। एक वाली ले लेते हैं 1 डैश और 2 वाली क्या ले लेते हैं? 2 डैश। तो परावर्तित किरणें कौन सी हैं? 1 डैश व 2 डैश। ठीक है। परावर्तन के पश्चात प्राप्त होती हैं, जिनके लिए तरंगाग्र दोस्तों कौन सा है? A डैश B डैश। जिनके लिए तरंगाग्र क्या है? A डैश B डैश। ठीक है। जिसके लिए तरंगाग्र A डैश B डैश किरणों के लंबवत होगा। किरणों के किधर होता है? लंबवत होता है, जो कि द्वितीयक स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है। तो उत्सर्जित तरंगे क्या कहलाएंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। तो उत्सर्जित तरंगे क्या कहलाएंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। ठीक है। यानी ये सभी का ये सारे के सारे पॉइंट्स के रूप में कहलाएगा। तो हम ये लिख लेते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वी गेट रिफ्लेक्टेड रे। कौन कौन सी है? 1 डैश एंड 2 डैश। 1 डैश एंड 2 डैश होती हैं। हाँ तो दोस्तों इसमें क्या प्राप्त हो गया? 1 डैश एंड 2 डैश। ठीक है। और जिनके लिए तरंगाग्र A डैश B डैश किरणों के लंबवत होता है। फॉर दिस वेव फ्रंट A डैश B डैश इज परपेंडिकुलर टू कौन सी रेज? रिफ्लेक्टेड रेज। यानी ये तरंगाग्र है, ये फॉर दिस द वेव फ्रंट A डैश B डैश इज परपेंडिकुलर टू रेज। कौन सी रेज हैं? रिफ्लेक्टिंग रेज हैं। who behave as a secondary source. Then emitted rays called secondary wavelets. Then emitted rays called secondary wavelets. ठीक है, जो कि हमें ये किस तरह से कहलाती हैं? द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में कहलाती हैं। तो दोस्तों फिर क्या होगा, देखें कि जिस तरह से ये प्रकाश की चाल से किरणें जब M1 M2 जो सरफेस था इस पर
इंसिडेंट हुई हैं, ठीक इसी प्रकार से ये रे यहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है। तो एज ए पर्टिकुलर टाइम जब ए बिंदु से बी डैश बिंदु पर पहुंचने में वही मान लीजिए टी समय लगता है और चाल यही है, ठीक है। तो टी समय पर, तो वही टी समय पर ले लेते हैं, टी समय पर तरंग के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, ए बी डैश, ध्यान दें, ए बी डैश इक्वस टू क्या आ जाएगा, वही सी टी, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो ऑन द टाइम टी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव्स, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव्स। तो वेव्स के द्वारा तय की गई दूरी ए बी डैश इक्वस टू सी टी आ जाती। क्यों? क्योंकि दोनों में आप जानते हो परावर्तन की घटना में जो फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें प्रकाश की जो चाल है वो आपके चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब हम इसके अंदर, आपको डायग्राम में क्लियर हो गया है, जो मैं यहाँ बता देता हूँ, चलो यहाँ मैं बता देता हूँ। यहाँ आप देखें, ये आपके क्या है, सतह, और ये इसका क्या हो गया, अभिलंब बन जाएगा क्या। और अभिलंब यानी नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट जो रे जो एंगल बनाती है वो क्या कहलाता है, एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखें, ये इसमें यहाँ अभिलंब ले लेते हैं हम, ठीक है, जो कि तल के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल कितना हो गया दोस्तों, आर हो गया। ये वाला एंगल कितना हो गया, आर। अब थोड़ा सा समझना, आप ध्यान देना, ये आई है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा क्या। क्यों? क्योंकि ये जो एफ बी जो लाइन है, जो वेव फ्रंट है, वो इसके किसके, आपके जो रेज है इसके परपेंडिकुलर होती है। अब ये वाला जो है एंगल टोटल 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर से समझें, यहाँ थोड़ा कम समझ में आया, तो ये वाला एंगल आर, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस आर। अब ये इधर भूल जाइए, चलो मैं इधर बना के दिखाता हूँ आपको यूं। ये वाला एंगल दोस्तों अपन ने क्लियर कर लिया, 90 माइनस आर है, और ये वाला एंगल टोटल आप जानते हैं कितना है, 90 है। तो ये बच गया, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आर। तो हम वेव फ्रंट को यूज में ले रहे हैं और इसके द्वारा आप देख रहे हो दो ट्राइंगल हमें प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो आपको प्राप्त हो रहा है, एक बार हिंदी में लिख देता हूं मैं, त्रिभुज कौन सा है, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, एंड त्रिभुज एक ये वाला ए डैश या ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। ठीक है, कुछ समझ नहीं आएगा यदि आप बोर्ड से ध्यान हटा देंगे तो, ठीक है ना। तो आप पूरा का पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ें, अदरवाइज फिर चाहे पढ़ाएं चाहे न पढ़ाएं, चाहे बार बार पढ़ें, रटते रहना फिर। तो ए बी डैश ए डैश और ए बी ए डैश, दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हैं दोस्तों, सर्वांग सम हैं। दोनों के दोनों क्या हैं, सर्वांग सम हैं, यानी ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश आर कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, दोनों के दोनों जो एंगल हैं वो सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम की दोस्तों कंडीशन याद रखें। सर्वांग सम ये आपने पहले ज्योमेट्री जो होती है, ज्यामिति, उसमें पढ़ा होगा कि एक एंगल है वो तो होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल होना चाहिए। साथ ही साथ उसके अंदर जो दो साइड हैं यानी दो भुजाएं हैं वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। सर्वांग सम की कंडीशन क्या है, यहाँ लिख दें तो ठीक, अदरवाइज हम इसको प्रूव भी कर लेंगे कि जो इसमें एंगल है, एक एंगल, कोई भी एंगल है, ठीक है, कोई भी एंगल है वो आपके 90 डिग्री होना चाहिए और टू साइड है,
दो जो साइड हैं वो आपके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी दो भुजाएं समान हो और एक एंगल यदि लंबवत हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, सर्वांग सम। सर्वांग सम से मतलब यह है कि इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस वाले त्रिभुज के तीनों कोण और इस वाले त्रिभुज के तीनों कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि दो भुजा तो आपने इक्वल कर ही ली तो तीसरी भुजा भी इक्वल हो जाएगी और एक कोण आपने इक्वल कर लिया तो वो हो जाएंगे, जिसके कारण हम इसको क्लियर करेंगे। तो आप ये लिखिए। हाँ तो दोस्तों इसके अंदर आप देखिए सबसे पहली जो बात है वो इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्लियर हो रही है क्या? ए कई बार लिख दिया आपने, फर्स्ट पॉइंट ही डाल लेते हैं। देखिए इस वाले ट्राइंगल में देखिए, अब ध्यान दीजिए पूरा का पूरा एकदम कंसंट्रेट होकर, ए बी ए डैश, ये वाला ट्राइंगल ए बी ए डैश, इसमें देखिए ये जो बी ए डैश भुजा है, यानी भुजा या साइड भी लिख सकते हैं, भुजा बी ए डैश इक्वल्स टू कितनी है, सी टी है। और जो भुजा है दूसरी भुजा, इस वाले ट्राइंगल की बात करें, देखें ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, इस वाले ट्राइंगल में जो भुजा है, कौन सी भुजा, ए बी डैश, वो भी कितनी है, सी टी है। इसका मतलब दोनों त्रिभुजों में एक भुजा कॉमन हो गई। तो जो भुजा है मतलब कॉमन तो नहीं, दोनों इक्वल हो गई, यानी साइड बी ए डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ए बी डैश, और वो किसके इक्वल हो गई, सी टी के। क्लियर है? यानी दोनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों भुजाएं बराबर हैं। बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ साइड आर इक्वल, बोथ साइड आर इक्वल। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ये वाली भुजा देखो ए ए डैश, भुजा कौन सी है, ए ए डैश, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है, ये इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। तो भुजा ए ए डैश उभयनिष्ठ है, साइड ए ए डैश इज कॉमन। ठीक है, और थर्ड वाला पॉइंट अभी आपको क्लियर है ही, नो डाउट। ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है ए बी ए डैश, और ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है ए बी डैश ए डैश, दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, यानी एंगल ए बी ए डैश और एंगल ए बी डैश ए डैश इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो आपके, तो यहां से क्लियर क्या है, दोनों त्रिभुज क्या हैं, समकोण हैं, या दोनों समकोण त्रिभुज हैं, दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज हैं। बोथ आर रेक्टेंगल, ठीक है, ट्राइंगल, बोथ आर या बोथ ट्राइंगल, बोथ ट्राइंगल आर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, बोथ ट्राइंगल आर रेक्टेंगल। तो ये तीनों कंडीशन आपने यहाँ प्रूव कर ली, और इस प्रूव करके आपने यह यहाँ कंक्लूजन निकाल लिया कि इस वाले त्रिभुज के जितने भी साइड्स हैं और इस वाले त्रिभुज के जितनी भी साइड हैं, जितने भी एंगल हैं, दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं देयरफॉर, इसलिए एंगल कौन सा, बी ए डैश इक्वल्स टू एंगल, ये आ जाएगा बी डैश ए। क्लियर है, बी ए डैश और बी डैश ए, ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल आई, ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल आर। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, परावर्तन का पहला नियम है, जो कि परावर्तन का फर्स्ट नियम है, whose
is first law of reflection, whose is first law या whose first law of reflection, जो कि परावर्तन का प्रथम नियम है। तो इस तरह से आपने ये प्रूव कर लिया और यह जो हाइगन के द्वारा हमने यह सिद्ध कर लिया कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको क्लियर है। और परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो भी आपको क्लियर है। आपतन कोण, परावर्तन कोण और ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों की तीनों एक ही तल में होती हैं, है ना। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई सुझाव हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।